दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर पर। लगातार चुनाव हारने के बाद अब राहुल गांधी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और खबर यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से प्लान बना रहे हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं, उससे उस प्लान से मोदी की जमीन खिसक सकती है। कंट्रोल रूम सबसे पहले संतोष सर को जोड़ लीजिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। राहुल गांधी नमस्कार। पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार वो फैसले के बाद एक बड़ा बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तब उन्होंने रायबरेली पहुंचकर एक तरीके से मायावती को एक संदेश दे दिया। उन्होंने ये कहा कि मायावती अब बहन जी जो है वो अब अच्छे से चुनाव नहीं लड़ रही है, सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही। अगर वो हमारे साथ होती तो हमारी जीत सुनिश्चित होती। क्या मायावती के लिए एक संदेश है कि इंडिया गठबंधन आपका इंतजार कर रहा है? देखिए दीदी, ये मायावती के लिए संदेश से ज्यादा मैं ये कहूं कि मायावती के मतदाताओं के लिए एक बड़ा संदेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन, रायबरेली की धरती, रायबरेली ने कांग्रेस को और गांधी परिवार को हमेशा संजीवनी दी है, हमेशा एक ताकत दी। उत्तर प्रदेश ने हमेशा कांग्रेस को ताकत दी है और कांग्रेस के जो तमाम प्रधानमंत्री आए हैं, नरसिम्हा राव को छोड़कर, वो उत्तर प्रदेश की धरती से आए हैं एक तरह से। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बुरे दिन या दुर्दिन कैसे शुरू हुए? जब नरसिम्हा राव के जमाने में कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, और मैं यूनाइटेड उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उत्तराखंड उससे निकला नहीं था। 300 सीटें, मुझे जहां तक याद आ रहा है, आंकड़ा अगर सही हो, 300 सीटें कांग्रेस ने मायावती को दी थी, बहुजन समाज पार्टी की समाजवादी पार्टी को दी थी, काशीराम उस समय जीवित थे, और लगभग 125 सीटों पर कांग्रेस खुद लड़ी थी। उसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक एक करके चुनाव दर चुनाव इतनी खत्म होती चली गई कि फिर कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा। 2009 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह से बाउंस बैक किया, लेकिन फिर 2019 का भी लोकसभा चुनाव आया, जब अमेठी जैसी सीट से राहुल गांधी हार गए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, या यूं कहो कि रायबरेली जीतने के बाद, राहुल गांधी को धीरे 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 ये समझ आने लगा कि कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है, जिसको मैं टेक्निकली कहता हूं बीडीएम का बल्ला, पुराना वोट बैंक यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। ब्राह्मण वर्ग मतलब उसमें तमाम अगड़ी जाति के लोग आ जाते हैं जो कांग्रेस को वोट देते रहे। दलित एक बड़ा वोट बैंक था जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से छिटक कर मायावती की तरफ चला गया, बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया। इसमें कांग्रेस की खुद की कमजोरी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसे दलों के पास चला गया, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पास चला गया, क्योंकि मुसलमानों को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने लड़के दिखाया, बिहार में लालू यादव ने लड़के दिखाया, तो मुस्लिम समाज उनकी तरफ चला गया। अब ये कांग्रेस को लग रहा है कि देश भर में मुस्लिम समाज थोड़ा थोड़ा कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा है। ब्राह्मण या अगड़ा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से कई वजहों से एक तरह से नाराज है, तो वो भी कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो दलितों की लड़ाई है। अब ये दलित कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस लड़ाई में अदिति, उसको आप समझिए कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करूं, बहुत दिलचस्प आंकड़ा बता रहा हूं मैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को लोकसभा की 36 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 33 बीजेपी के पास आई थी, एक अपना दल के पास था, 2 जो था वो आरएलडी यानी जयंत चौधरी के पास था। लेकिन वोट प्रतिशत मिला था 43.69। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा इस आंकड़े को ध्यान रखें, 43.69% वोट मिला था। जबकि महागठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी थी, लोकसभा की सीटें 43 मिली थी उनको, जब वोट प्रतिशत थोड़ा सा कम मिला था एनडीए के मुकाबले, यानी एनडीए को 43.69 था, महागठबंधन को 43.52% था। अब जरा बहुजन समाज पार्टी की तरफ आइए, सीटें जीरो मिली थी, लेकिन 9.39 यानी 9.5% के लगभग वोट मिला था। अभी आप समझ लीजिए कि अगर इस 43 यानी 44% में लगभग 10% का बसपा का वोट बैंक जुड़ जाता तो ये 54 हो जाता। और जब इतना बड़ा वोट बैंक आपको जुड़ जाता है तो राजनीति में परसेप्शन की लड़ाई अपने आप में बहुत मायने रखती है। तो 58-59% के आसपास इंडिया गठबंधन पहुंच जाता, और जो भारतीय जनता पार्टी 36 सीट पे जो एनडीए का गठबंधन जीता था, ये आंकड़ा 20 से नीचे रहता। और 16 सीट अगर कम और हो जाती उत्तर प्रदेश में, तो ये मान के चल लीजिए कि जो 240 का आंकड़ा था ना लोकसभा में, वो कहां पहुंच जाता, 224। और उसके बाद चाहे चंद्रबाबू नायडू आ जाते,
नीतीश कुमार आ जाते, एकनाथ शिंदे की पार्टी साथ रहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं होता, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो आंकड़ों की ज़बानी राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम ये चाहते थे कि मायावती हमारे साथ आ जाती, बहन जी हमारे साथ आ जाती, सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी नहीं जीतती, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरी लाइन राहुल गांधी ने बोली, उनकी भावना को समझिए। राहुल गांधी ये बखूबी जानते हैं कि मायावती उनके गठबंधन में नहीं आने वाली है। तो फिर क्या विकल्प बचता है? विकल्प ये बचता है कि जो मायावती का वोट बैंक है, जो किसी ज़माने में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, उनको एक तरह से मैसेज देना। और राहुल गांधी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए हम तो साथ लेना चाहते थे। साथ आती तो उनके भी कुछ सांसद जीत जाते, लेकिन वो अच्छे से चुनाव नहीं लड़ती। तो बिना कहे ही राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली कह दिया कि मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब देखिए चोट कहां पहुंची है, ऐसा तो कहा नहीं राहुल गांधी ने, लेकिन चोट इतनी पहुंच गई कि लखनऊ की सड़कों पे पोस्टर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ने राहुल गांधी ने मायावती का अपमान कर दिया और दलित इसका जवाब देंगे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश में आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में 2027 की पटकथा लिखी जा रही है। और उससे भी ज्यादा ये पटकथा बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर रची जा रही है, चूंकि अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो चुका है, दिल्ली में सरकार बन चुकी है। अगला जो विधानसभा चुनाव है वो बिहार का चुनाव है। तो ये जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का जो समर्पित वोट बैंक है, जो मैंने बता दिया कि 9.5% के लगभग उत्तर प्रदेश में है, और देश के तमाम राज्यों में 5 साढ़े 5%, कभी-कभी कम हो जाता है, 2-2.5% रहता है। नहीं तो बसपा का जो मूल वोट बैंक है, वो 5 साढ़े 5% के आसपास रहता है। और राहुल गांधी की नजर, कहते हैं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो राहुल गांधी की नजर बहुजन समाज पार्टी के उसी दलित मतदाता वर्ग पर है, जो आज भी पूरी तरह से समर्पित होकर हाथी के चुनाव चिन्ह के साथ यानी मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सर अब ट्वीट्स पर आ जाते हैं कि मायावती ने भी ट्वीटों की बौछार लगा दी। एक एक कर वो ट्वीट चलाते हैं। कल शाम वाली ट्वीट पहले देख लेते, 3 लगातार ट्वीट जहां उन्होंने लिखा, ये 20 फरवरी की ट्वीट है यानी कल शाम की। कांग्रेस पार्टी जिन राज्य में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी वो उनके अनुयायियों के साथ द्वेष, वो जातिवादी रवैया अपनाती है। दूसरा ट्वीट दिखाइए। खैर इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज सुबह जो उन्होंने ट्वीट की है और दिल्ली चुनाव को लेकर के राहुल गांधी को एक तरीके से घेर लिया, जैसे कि मायावती बी टीम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाई थी मायावती की पार्टी, ये आरोप जैसे मायावती पर एक तरीके से लगा, अब वही आरोप मायावती ने आज सुबह सुबह राहुल गांधी पर लगा दिया कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा है जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों को जमानत भी ना बचा पाए। दूसरा ट्वीट, अतः इस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी को, यानी टिप्पणी है एक तरीके से सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, वो खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। यही सलाह उनको दी गई। तीसरा ट्वीट ये है, साथ ही एक तरीके से इस ट्वीट में यह कहा गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कह दिया कि चुनौती आपके लिए भी है, अगर आप अच्छे से काम करेंगे अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो आपका भी कांग्रेस जैसा हाल होगा। मतलब वो यहां पर ये कहीं ना कहीं साबित कर रहे थे कि बीजेपी को भी उन्होंने घेर लिया है, इसकी सिर्फ कांग्रेस पर उन्होंने बात नहीं की। लेकिन राहुल गांधी जिस सम्मान के साथ कल मायावती को संबोधित करते हुए नजर आए थे, बहन जी कहा, काशीराम से लेकर के मायावती ने कितना अच्छा दलित समाज के लिए काम किया, उनका उन्होंने जिक्र किया सवाल का जवाब देते हुए। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी पर टिप्पणी की गई मायावती के ट्विटर हैंडल से, लगता नहीं है कि मायावती ने ये ट्वीट किए होंगे, किसी और ने किया। और बार बार ये सर्वे सर्वा राहुल गांधी खुद को मानते हैं, इस तरह की टिप्पणी को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? इस पलटवार को किस तरीके से देख रहे हैं कि हम बी टीम नहीं है, बी टीम आप हो खुद, जिसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा दिया? देखिए दीदी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मायावती का अपना ट्वीट नहीं है, सोशल मीडिया का ट्वीट है। सोशल मीडिया जो उनकी टीम है, और इसमें सीधा-सीधा उन्होंने कहा कि भाई बसपा प्रमुख पर कुछ कहने से पहले तो आप मान लीजिए कि जो पोस्ट है वो किसी और ने किया। सर्वे सर्वा, चूँकि भाषा वही है, बहुजन समाज पार्टी में भी सुप्रीमो का कल्चर है। लेकिन देखिए चोट कहाँ लगी है? मैंने कहा ना, आपने कहा कि राहुल गांधी ने किस भाषा में कहा। ये बात सही है कि आप मायावती की आलोचना करके मायावती के मतदाताओं के वोट हासिल नहीं कर सकते थे।
ये इस देश की राजनीति की सच्चाई है। इसीलिए आप देखिए कि आपके मन में चाहे जो कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जपती हुई नजर आती है। राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि अगर दलित मतदाताओं का वोट चाहिए तो आप ये तो कह सकते हैं कि बहन जी ढंग से चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चुनाव नहीं लड़ती। तो जिस सभ्य भाषा में राहुल गांधी गहरी से गहरी बात कह सकते थे, उन्होंने कह दिया। मायावती के बौखलाने की वजह क्या है? देखिए, मायावती के बौखलाने की वजह यही है कि उत्तर प्रदेश में वो 9.5% के आसपास आ गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 2027 को ध्यान में रख के राहुल गांधी दलित मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लड़ रहे हैं, और ये 9.5% वोट में अगर 2-2.5% सेंध राहुल गांधी सेंध लगा पाते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा हो जाएगा। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। दूसरी बात आते हैं, आइए बिहार पे। बिहार नहीं बल्कि तमाम राज्यों के, एक एक करके हम तमाम राज्यों पे आएंगे, पंजाब पे भी आगे आएंगे। बिहार समेत तमाम राज्यों में आज भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट की अपनी एक वैल्यू है। यानी तमाम राज्यों में बहुत ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या ऐसी है जो चाहते हैं कि अगर उन्हें मेन स्ट्रीम पार्टी का वो टिकट नहीं मिलता तो कम से कम बहुजन समाज पार्टी का टिकट तो मिले। बिहार में बसपा ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए राहुल गांधी के इस बयान को जो दे तो वो रायबरेली की धरती से रहे थे, लेकिन इसका जो असर है वो बिहार की धरती पर जा रहा था। और कैसे जा रहा था, इसको भी मैं तथ्यों और आंकड़ों के साथ समझाता हूं। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 37.26% वोट मिले थे। सीट मिली थी 125, बहुमत के लिए चाहिए था 122, यानी बहुमत से 3 सीट ज्यादा। जबकि महागठबंधन जिसमें कांग्रेस भी शामिल थे, विपक्षी गठबंधन, 37.23% वोट मिले थे, सीट मिली थी 110, यानी एनडीए के मुकाबले 15 सीटें कम मिली थी। लेकिन वोट का प्रतिशत का अंतर कितना था? 0.03। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में वोट का अंतर था 0.03। और ये तब था जब कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 51 सीटें हार गई थी, सिर्फ 19 सीटें जीती थी। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है, राहुल गांधी को ये लग रहा है कि अगर ये वोटों का आंकड़ा जो विधानसभा में 9.48, देखिए यूपी में मायावती 9.39, बिहार में कांग्रेस 9.48, यानी 9-9.5% के आसपास, 9.5% के आसपास है। ये कांग्रेस को लग रहा है कि अगर वो 1.5 से 2% वोट भी दलितों का हासिल कर पाती है, या जो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर जो बीएसपी उम्मीदवार को वोट मिलने वाला है, अगर उसमें जितनी विधानसभा सीटें भी कांग्रेस लड़ती है या उनके सहयोगी दलों को भी फायदा होगा, अगर उसमें 3, 4, 5 हजार भी दलित वोट एक्स्ट्रा वो हासिल कर पाती है, तो कांग्रेस के 19 सीटों का आंकड़ा ये 25 से 30 के बीच में पहुंच पाएगा, और फिर बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन को हरा पाना मुश्किल नहीं होगा। तो यहां राहुल गांधी की नजर एक तरफ बिहार के दलित मतदाताओं पर है, यहां राहुल गांधी की नजर उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं पर है। बिहार में 2025 में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में जो दलितों की कुल आबादी है दीदी, वो 20% के लगभग है, यानी 19.65% दलितों की आबादी है। उसमें अगर सेंध लगा पाती है कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस एक तरह से आगे हो जाएगी। कांग्रेस का रिवाइवल भी हम इसको कह सकते हैं कि अगर 30 सीटों के आसपास, और कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखा दी है। राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी ताकत दिखा दी है। जिस दिल्ली का जिक्र मायावती कर रही है, दिल्ली में बात सही है, 2015 में 0 सीट, 2020 में 0 सीट, 2025 में भी 0 सीट। लेकिन 15-20 के मुकाबले 25 में क्या परिवर्तन आ गया कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सौरभ भारद्वाज को, इन जैसे तमाम दिग्गज आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुनाव हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपनी ताकत साबित कर दी है। अब चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या चाहे देश का और कोई राज्य, वहां पर क्षेत्रीय दलों के नेताओं को कांग्रेस के साथ डर कर रहना पड़ेगा कि कांग्रेस अगर खिलाफ हो गई तो चुनाव कांग्रेस भी हार जाएगी, लेकिन वो हमें भी चुनाव हरा देगी। तो ये राजनीतिक लड़ाई 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार और 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को लेकर आगे बढ़ती जा रही है। और दलितों को लेकर कांग्रेस का जो प्लान बी है, ये सिर्फ यूपी और बिहार में नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि बहुजन समाज पार्टी भले ही लोकसभा में 0 हो, लेकिन आज भी देश के ज्यादातर राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का जो अस्तित्व है, एक ठोस वोट बैंक है, वो बना हुआ है। और वो किसी भी जिस दिन भी उफान पर आ जाएगा, हर राज्य में थोड़ी सी कोशिश करने के बाद मायावती 8 से 10% वोट के लगभग पहुंच सकती है। और उसी पर कांग्रेस एक तरह से टारगेट करते हुए नजर आ रही है, राहुल गांधी टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं।
और क्या यही वजह है कि बिहार चुनाव जो है वो राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है? अगर एक बार हम आंकड़ों पर जाए, वो आंकड़ा एक बार चला दीजिए कि 36% अति पिछड़ा है बिहार में, 27% पिछड़ा है और 19% दलित समुदाय है। और इसी पर राहुल गांधी या कांग्रेस जो है पूरी तरीके से टारगेट कर रही है, कांग्रेस खास करके, और इसीलिए अल्लावरू को भी वहां पर मैदान में उतारा गया है। देखिए, तो ये कृष्णा खास अल्लावरू एक करके, जी, ये नीतीश नीतीश को एक तरीके से ये जो परसेंटेज है ये वोट बैंक नीतीश का है। देखिए, कृष्णा अल्लावरू जो है एक बहुत अच्छे मैनेजर माने जाते हैं और बिहार में जाके जिस तरह से उन्होंने मीटिंग ली, जिस तरह से उन्होंने हड़काया, जिस तरह से उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात कह दी है, इन तमाम बातों के बाद लग रहा है कि शायद कांग्रेस जो है अब बिहार में रिवाइवल के पाथ पर है। राहुल गांधी की चुनौती दूसरी है। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के समय क्या हुआ था दीदी? लालू यादव जेल में थे। कांग्रेस के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर दबाव डाल के 70 विधानसभा सीटें ले ली। 70 में से जीते कितने? जैसे मैंने बताया 1951 पर हार गए। और ये राष्ट्रीय जनता दल का कहना था या विपक्षी दल के नेताओं का कहना था कि अगर कांग्रेस इतनी सीटें नहीं मांगती तो शायद बिहार में वापस एनडीए की सरकार नहीं बनती। राहुल गांधी भी कहीं न कहीं मानते हैं कि ऐसी बात है। इसलिए राहुल गांधी 2 बार बिहार के दौरे पर जा चुके हैं। पहली बार जब वो गए थे, तो उन्होंने सीधा-सीधा कह दिया कि हमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को जिताना है। यानी हम्म। कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को एक सीधा मैसेज दे दिया कि किंतु परंतु मत करना। दूसरा मैसेज उन्होंने दे दिया कि आप ग्राउंड पर जाओ और मुझे ये बताओ कि कौन-सी ऐसी सीटें हैं जो आप जीत सकते हो। ये नहीं कि हम 70 माँग लें, हम 100 माँग लें, हमें ये तो बताओ कि कौन-सी सीटें आप जीत सकते हो। मेरे सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि जो कृष्णा अल्लावरू गए, उन्होंने भी बिहार कांग्रेस के नेताओं को कहा कि ठीक है, हम 70 पे लड़े थे, हमारी डिमांड उसी के आसपास होगी, लेकिन आप मुझे 3 दर्जन ऐसी सीटें चुनकर लाकर दो, ढूंढ कर लाकर दो, जिसपे आप 100% श्योर हो कि यहां कांग्रेस जीत सकती है। यानी 3 दर्जन सीटें लाके दो, जिस पे श्योर हो कि कांग्रेस जीत सकती है। वहां का पूरा डेटा लाके दो, कांग्रेस के जीतने की संभावना कैसे मजबूत है, ये लाकर दो। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन-कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं और उसके बाद फिर हम ये तय करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन में 70 सीटें मांगनी है, 80 सीटें मांगनी है, इससे ज्यादा मांगनी है या इससे कम मांगनी है। इससे भी बड़ी बात कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव इसलिए बन गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार क्या कहते रहते हैं कांग्रेस में कि परजीवी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के पास जो लोकसभा में 99 सीटें आई हैं, वो सहयोगी दलों के बल पर आई है। उत्तर प्रदेश में वो सीधा-सीधा कहते हैं अखिलेश यादव के बल पर आए हैं। बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव के बल पर आए हैं। तो अब राहुल गांधी को ये साबित करना है कि नहीं, कांग्रेस के बल पर भी विपक्षी गठबंधन सरकार में आ सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि 30 का आंकड़ा जैसे ही कांग्रेस पार करेगी बिहार के विधानसभा चुनाव में, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना एक तरह से तय हो जाएगा। मतलब और आप ये इस कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकल वे में कांग्रेस इस बार काम कर रही है बिहार चुनाव में, ताकि उनकी किसी गलती के चलते नुकसान जो है वो आरजेडी को ना हो, नुकसान जो है वो महागठबंधन को ना हो, जो पिछली बार हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल। और पूरा फोकस है कि हमें नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वाली जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को चुनाव हराकर बिहार में सत्ता से बाहर करना जी, अब पंजाब वाली वो खबर भी दिखा दीजिए जहां लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, जैसे हमने शुरू में कहा कि राहुल गांधी एक्शन मोड में है, पंजाब विधानसभा चुनाव में देर है, लेकिन 70 नए चेहरे को टिकट देने पर कांग्रेस बात कर रही है, विचार कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया ऐलान। और हमने हाल ही में देखा कि 9 अलग अलग राज्य में प्रभारी बदले गए, जैसे जिसमें बिहार में अल्लावरू को पद दिया गया। 9 राज्य में प्रभारी नियुक्त, 2 नए महासचिव भी नियुक्त किए गए। और ये पूरी तरीके से ये फैसला ज्यादातर राहुल गांधी और कुछ हद तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर के दिया है, और बहुत बड़े बड़े चेहरे को रफा दफा कर दिया गया। तो कहीं ना है। कहीं हार से अब कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश में है। देखिए अदिति, यहां भी वही बसपा का फैक्टर है, मायावती का फैक्टर और दलित फैक्टर। हम्म। कैसे है कि पंजाब में दलित मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की बात आई कि मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, तो कांग्रेस ने एक दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज होकर चले गए। कांग्रेस छोड़कर वो चले गए भाजपा की तरफ, पहले पार्टी बनाई फिर भाजपा की तरफ चले गए। दूसरे जो नेता थे नवजोत सिंह सिद्धू, वो अपनी ही पार्टी को मतलब सेल्फ गोल करने की आदत ज्यादा थी। चन्नी उस तरह से पार्टी सरकार पे कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाए, दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ नहीं पाए, तो पंजाब के सत्ता से कांग्रेस हार गई। अब देखिए क्या है,
पंजाब पहला ऐसा प्रदेश था अदिति जहां काशीराम की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई थी। पंजाब प्रयोग करने वाला स्टेट माना जाता है। अगर मुझे सीधा सीधा आंकड़ा याद आ रहा है तो उत्तर प्रदेश से पहले बहुजन समाज पार्टी यानी काशीराम जो थे वो पंजाब में लोकसभा चुनाव लड़े। वो खुद होशियारपुर से लोकसभा सांसद बनकर आए थे और शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 4 सांसद बहुजन समाज पार्टी के पंजाब से जीत कर आए थे, यूपी से भी पहले। तो पंजाब जो है वो दलित राजनीति के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। पंजाब एक्सपेरिमेंट के लिए भी बहुत मुफीद माना जाता है कि आम आदमी पार्टी भी जब अपना पहला चुनाव लड़ी थी लोकसभा में 2014 मुझे याद आ रहा है, तब भी वो 4 या 5 शायद 4 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी भी पंजाब से जीत कर आई थी। तो अब कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि जो वहां दलित मतदाता है, जो चरणजीत सिंह चन्नी वाला जो फ्लॉप हो गया, कई वजह थी, तो पार्टी को एकजुट किया जाए। एकजुट करने के बाद दलित मतदाताओं को बताया जाए कि हम आपके साथ हैं, ताकि वो पार्टी के साथ पार्टी की तरफ वापस आ पाए। और 117 कुल जो विधानसभा आती थी वो 117 सदस्यीय विधानसभा है। अगर इसमें से 70 नए टिकट देने की बात हो रही है तो 60 से 65% ये आंकड़ा निकलकर सामने आता है। यानी 60-65% नए चेहरों को, युवा चेहरों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाते हैं तो आपके जीतने की गारंटी बढ़ जाती है। पिछले कई चुनावों में दिखा है, पिछले कई चुनावों में चीज निकल कर आई है। और जहां बहुमत के लिए सिर्फ मुझे 117 में अगर आपको बहुमत चाहिए तो 59 विधायक चाहिए और आप 70 के लगभग नए चेहरे दे रहे हैं, फिर आप दलित मतदाताओं पर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, बसपा के वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें क्लब होकर पंजाब में भी कांग्रेस का जो रिवाइवल है, क्योंकि पंजाब में सीधी टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। देखिए यूपी बिहार तो अलग है। यूपी में विपक्षी गठबंधन में फ्रंट सीट पर अखिलेश यादव बैठे हैं, राहुल उनके साथ है। बिहार में विपक्षी गठबंधन में फ्रंट सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हैं, राहुल गांधी उनके साथ है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस को अकेले ही लड़ाई लड़नी है। अकाली दल कमजोर हो चुकी है वहां, भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल कोई अस्तित्व नहीं है, तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से मुकाबला होना है। दिल्ली में हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और ये कांग्रेस का जो प्लान है कि 70 के लगभग नई सीटें देना, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए। जी सर, तो कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।